आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज। और आज हमारे साथ जो शख्स है, भारत। वैसे तो उनको देख के आपको लगेगा कि कम से कम 30-35 साल की एज तो उनकी होगी, लेकिन अभी अभी उनका नया नामकरण भी हो गया है। जो पहले जो उनका नाम था दामोदर जी यादव, अभी वो दामोदर मुल्ला के नाम से भी कई कई लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जिन जो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है, ऐसे शख्सियत के साथ हमारी आज बातचीत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नया नाम लेने में यहाँ भोपाल और यहाँ के मीडिया के साथी संकोच करते हैं। आपने ठीक बता दिया। उसमें यदमुल्ला कह रहे हैं लोग, शॉर्ट में वो नाम रखा है कि यदमुल्ला कह रहे हैं मुझे। अच्छा, मतलब अभी मतलब जैसे यादव बहुत ज्यादा पैमाने पे है, तो बहुत ज्यादा यादव प्लस हो जाएंगे, डर नहीं लग रहा है? देखिए, अब पता नहीं उनको, असल में जो लोग इस समय हम जो सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं उससे जो लोग नाराज हैं, वो लोग धर्म के माध्यम से, आडंबर के माध्यम से लोगों के माइंड को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनको डर नहीं है। उनको अभी तो फिलहाल इस बात का एक कॉन्फिडेंस है कि कोई भी, बहुत सारे समाज सुधारक आए चले गए, और जी जो सामाजिक क्रांति की बात करने वाले आए वो भी चले गए। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो देश में आया नहीं, लेकिन वो इस बात की गलतफहमी में है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हर समाज सुधारक ने जो प्रयास किया, उससे हम लोग थोड़े एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए। चाहे सम्राट अशोक से लेके आज तक की अगर हम बात करें, महात्मा फुले से लेके, माता सावित्रीबाई फुले से लेके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके, कांसीराम साहब से लेके आज तक, पेरियार से लेके आज तक, तो जी सबके युग में और सबके जीवन के काल में जो उन्होंने प्रयास किए, उससे पिछड़ा वर्ग के लोग भी जागरूक हो गए, और एससी और ओबीसी का और एसटी भी अब उसमें शामिल है। तो एक गठबंधन बनने का काम हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी इन लोगों का आडंबर पाखंड दूर होगा और बहुजन इस देश का शासक बनेगा। ये हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जी जी। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में हमारा जन्म हुआ, और उसको कंपलसरी है ना सर मानना, धीरेन्द्र शास्त्री जो बात कह रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि उनकी कहाँ बात गलत है? हम जहाँ पे पैदा हुए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस धर्म में पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म को हम मानते रहें, अच्छी बात है। लेकिन अगर जिस चीज में पैदा हुए उसमें कोई खराबी है तो उसको तो दूर करेंगे ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तो इसी धर्म में पैदा हुए, और बाबा साहब का भी प्रयास यही था। उन्होंने सीधे धर्म को छोड़ने की बात तो नहीं कही थी। बाबा जी साहब अंबेडकर भी चाहते थे कि जो खामियां हमारे धर्म में हैं, जो गंदगी हमारे घर में फैली, हम पहले उसको साफ करने का काम करेंगे। तो जब उसको साफ करने का प्रयास वो उन्होंने किया और उनकी बात को नहीं सुना माना गया, तो फिर उनको दूसरे ऑप्शन पे विचार करना पड़ा, उससे बेहतर विकल्प तलाशना पड़ा। मेरा भी मानना यह है, मेरा भी प्रयास यह है कि जिस घर में पैदा हुआ हूं उस घर की गंदगी को पहले दूर करने का मैं प्रयास करूं। मेरा भी प्रयास यही है। तो मेरा जी मानना है कि अब सामाजिक क्रांति धीरे धीरे इतनी आई है बाबा साहब के प्रयास की वजह से, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से, और जो बहुत सारे अतिवादी लोगों की सरकारें आज देश में बैठी हैं और उनका जो आतंक शुरू हुआ है, जातंक, जिसको हम बोलते हैं जातंकवादी घटनाएं, जाति के आधार पर होने वाली घटनाओं को हम जातंकवादी घटना बोलते हैं। तो जब वो जातंकवादी घटनाएं ओबीसी के उन जातियों के साथ भी होने लगी, जो जाति यहाँ पे मार्शल कौम कहलाती थी, जब जी धर्म के आधार पे उनको भी प्रताड़ित करने लगे लोग, तो फिर अब उनकी आंखें खुली। हम जैसे लोग भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के थक रहे थे, लेकिन जी अचानक से अतिवादियों ने ऐसी घटनाएं कर दी, जातंकवादियों ने, कि वो घटनाओं की वजह से अब लोग बहुत जल्दी जागरूक हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि घर की गंदगी को हम साफ कर पाएंगे। और जहां तक बात इस धर्म की है, या अगर पूरा धर्म ही खराब होगा तो स्वाभाविक है फिर नया धर्म बनेगा। और अगर धर्म में कुछ खामियां ऐसी होंगी जिनको ठीक किया जा सकता होगा तो उनको ठीक किया जाएगा। अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है और उसकी हम सर्विस करा के उसको ठीक करा सकते हैं, तो हम पहले वही गाड़ी ठीक कराना चाहते हैं।
और जब वो गाड़ी ठीक नहीं होती है अगर तो फिर आप नई आप गाड़ी ये खरीद कह लाते हैं। रहे हैं, मैं रोक रही हूँ आपको, आप ये कह रहे हैं कि उसमें सुधार हो सकता है। जैसे मुझे लगता है कि दुनिया के जो बड़े विद्वान रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, अभी भी उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो उन्होंने कोशिश की, और आप कह रहे कि हम भी कोशिश करेंगे सुधारने की, और उन्होंने बाद में कहा कि इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जो लेयर है वो सबसे बड़े क्रम में वही रहेगा। तो ये क्रम को आप सुधार लेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबा साहब ने प्रयास किया उस समय हमारे पिछड़े वर्ग के जो साथी थे, पिछड़ा वर्ग जो है जो ऊपर वाली लेयर है उसके षड्यंत्र को या उसके पाखंड को ही अपने किस्मत का लेखा मानते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, बाबा साहब के प्रयास के बाद जब और बड़े और उन्हीं की लाइन वाले जो उन्हीं के कदमों पे चलने का प्रयास करने वाले भी लगातार आते रहे, उसके बाद धीरे धीरे पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आई और अपने राइट्स को भी समझने की बात उन्होंने शुरू की। और जब शुरू की और फिर जब राइट मांगना शुरू किया तो उनकी चोटियां काटना शुरू कर दी भागवत कथा पढ़ने पे, जैसा इटावा यूपी में हुआ था। तब जी। यादवों को, कुशवाओं को, गुर्जर को, कुर्मी को, इन सबको तब समझ में आया कि ये धार्मिक जो व्यवस्थाएं इस देश के अंदर चल रही हैं, इस धर्म में तो हमें गुलाम बना के ही रखा जाएगा। तो अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उस व्यवस्था पे काबिज होके आप उस व्यवस्था को मानवतावादी बना दो, और अगर उस व्यवस्था पे काबिज नहीं हो सकते तो जो मानवतावादी व्यवस्था है उसको स्वीकार कर लो। तो इसलिए आज पूरे देश का मैं दावे से कह रहा हूं कि इस देश के लगभग लगभग 50 करोड़ लोग इस पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। या तो इस धार्मिक व्यवस्था को मानवतावादी बना दिया जाए, जो कि बिल्कुल भी मानवतावादी नहीं है बल्कि मानवता के लिए नुकसानदायक है, या तो उसको मानवतावादी बना दिया जाए, या फिर किसी मानवतावादी विचारधारा को अपनी विचारधारा बना लिया जाए, उसको अपना आईना बना लिया जाए, उसको ओढ़ लिया जाए। जी। अभी हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही बहुत ही ज्यादा मतलब ये जो सारी चीजें घटित हो रही है, चाहे वो पुतले को लेकर हो, बाबा साहब के पुतले को लेकर हो, फिर अभी धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाने का, तो अभी बहुत संक्रमण काल मध्य प्रदेश का दिख रहा है। और आरएसएस का जो सबसे ज्यादा वर्क रहा है, बजरंग दल का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मतलब सबसे पहले फैला, उसी प्रदेश से जब मालेगांव की बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई और उसके जो आरोपी रहे हैं, तो आपके मध्य प्रदेश से ही चुनकर गए हैं। तो ये सारा अभी मध्य प्रदेश में जो दिख रहा है, हलचल दिख रही है, तो जहाँ पे आरएसएस ने ज्यादा वर्क किया तो यादव साहब भी वहीं पे ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जहां जड़ें मजबूत होंगी मनुवादी विचारधारा की, वहां अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको ऊपर सतह पे तो कई बार नष्ट किया जा सकता है लेकिन जड़ से नष्ट करना जरूरी है। और जड़ से इस आइडियोलॉजी को नष्ट करेंगे, यहाँ मानवतावादी आइडियोलॉजी को, और बाबा साहब के संविधान मानने वाले लोग शासक बने, इस दिशा में यहीं से प्रयास करना पड़ेगा। अभी भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, तो जिनकी सरकार केंद्र में बनी है उनकी 29 में से 29 सांसद चुन के गए। तो ये आपने जिस आरएसएस की और उनकी शाखाओं की बात की है, उनकी सारी ब्रांचेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रही हैं शुरू से ही। भले ही उनका मुख्यालय नागपुर में हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इस मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। उसी का कारण है कि अभी 22 साल से लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है वो इसमें नाकाफी है, उनके प्रयास नाकाफी हैं कि वो इनको हिला सके, क्योंकि उसमें भी जरूरत से ज्यादा मानवतावादी लोग नहीं है, उसमें मनुवादी लोगों की विचारधारा के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। तो इसीलिए दोनों ही दल लगभग एक विचारधारा के हैं। तो हमारे जैसे लोग जो संविधानवादी सोच के हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो निराश होकर बैठे थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपनी ताकत को खड़ा करेंगे, और इस मध्य प्रदेश से जब कांग्रेस इनको नहीं उखाड़ सकती तो हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम पूरी ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं। जो पुतला जलाने की आपने बात की है, वो चूंकि मेरा पुतला धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ समर्थकों ने जलाया था, उसके बदले में अब वो तो 25-30 लोग ही इकट्ठे हो पाए थे, लेकिन स्वाभाविक है जब कोई अम्बेडकरवादी आवाज लगाएगा तो हजारों हो जाएंगे। तो मेरे छोटे भाई हैं केशव यादव,
उन्होंने, मेरे ही गृह जिले का मामला है, उन्होंने आवाज लगाई तो हजारों बहुजन इकट्ठे हो गए और उन्होंने इकट्ठे होकर धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाया और साथ सम्मान जलाया, जैसा जलना चाहिए था वैसे ही जलाया। उस पे उपद्रव करने वाले लोगों ने उपद्रव किया तो उनका भी जैसा इंतजाम होना चाहिए था हो गया है। तो हम लड़ेंगे, सबसे पहले यहीं से उखाड़ेंगे, फिर पूरे देश में उखाड़ा जाएगा। नहीं, जब परशुराम जो सेना बनानी पड़ी उनको, सवर्ण सेना बनाई, परशुराम सेना बनाई, तो आपको लगता है कि मार्शल कॉम के साथ में ये टिक पाएगी? देखिए, बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मार्शल कॉम किसको आप बोल रहे हैं? अगर आप परशुराम सेना और सवर्ण सेना को मार्शल कॉम बोल रहे हैं तो नहीं ये नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, जी जी, मार्शल कॉम जो एससी एसटी ओबीसी की रही है हमेशा, उनको तो मतलब जो परशुराम जी की बात कर रहे हैं, वो तो महिलाओं को भी मारने वाला उनका यस, काम रहा यस, है, हिस्ट्री तो वो रही है। छुप के मारने वाले लोग हैं। जी। तो देखिए, मार्शल कॉम के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। बहुजनों के सामने कैसे टिकेंगे? आप बताइए कि 100 में से 85 संख्या जिनकी है, जब वो इकट्ठे होंगे। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, ये जो संविधानिक देश है, ये वोट तंत्र भी है। और वोट तो 100 में से 85 जहां होगा वो राज करेगा। बस जगाने की भर जरूरत है। असल में समस्या यह है कि हमारे लोगों को जब भी हक अधिकार मांगते हैं तो उनको पाखंड और आडंबर पकड़ा दिया जाता है। अगर आपको याद हो कि इस देश में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी थी तो जी। लाल कृष्ण आडवाणी एक यात्रा लेके निकल पड़े थे पूरे देश के अंदर, और उन्होंने मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, और अयोध्या की तरफ कूच कर गए थे। तो पूरा ओबीसी वर्ग का, यादव, गुर्जर, कुर्मी, लोधी, ये सब उनके साथ खड़ा हो गया था मंदिर के और भगवान के नाम पे। तो जी। अब यही तो हम अभी अभी भी यही हो रहा है मध्य प्रदेश में। जैसे आपने ये सब घटनाक्रम देखे हैं तो आपने शायद मध्य प्रदेश में ये भी पता किया होगा कि इसी मध्य प्रदेश में आजकल बहुत तेजी के साथ ओबीसी अपना आरक्षण मांग रहा है, एससी एसटी के लोगों के का और ओबीसी के लोगों का भाईचारा बनता दिखाई दे रहा है। तो उस भाईचारे से आपका ध्यान हट जाए, उसको तोड़ने का काम हो जाए और आपका ध्यान फिर से मंदिर पे पहुंच जाए, फिर से आडंबर पे पहुंच जाए, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहा है। तो इसलिए हमने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा, चूंकि गैर संविधानिक है इस नाते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और मंचों से हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने उस यात्रा को संवैधानिक तरीके से रोकने का प्रयास किया। ये जी। कौम है कहीं हमारे नहीं सामने नहीं टिक सकती, ना आप वोट में मानते टिक हैं सकती कि है, ना सड़क पे कांग्रेस, टिक सकती है। जी, कांग्रेस ने जो संविधान यात्रा निकाली या संविधान बचाओ यात्रा निकाली, वो कहीं ना कहीं कमजोर है और बहुजन समाज को अपनी खुद की यात्रा निकलनी चाहिए, इसीलिए आप स्टार्ट मध्य प्रदेश से कर रहे हैं? जी हाँ, संविधान बचाओ यात्रा हमने इसलिए निकाली कि धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को खत्म करने की यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से। जी। तो बड़ा स्वाभाविक है कि हमें संविधान को बचाने की यात्रा निकालना चाहिए। तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश से संविधान बचाओ की यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया है और उसके साथ साथ ये भी तय किया है कि संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से हम आडंबर, पाखंड और जातंकवाद, इन दोनों चीजों का घोर विरोध करते हुए अपने लोगों में जागृति लाने का काम करेंगे, उनमें अवेयरनेस लाएंगे और एससी और एसटी और ओबीसी का एक गठबंधन बना के तैयार करने का काम करेंगे, जिसमें माइनॉरिटी भी हमारा साथ देगा। तो इस यात्रा के माध्यम से अब इनकी जड़ें उखड़ने का समय आ गया, हम उनको उखाड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि समाज की सोशल इंजीनियरिंग आप मध्य प्रदेश में करेंगे, जिसमें एससी एसटी ओबीसी इस समाज का गठबंधन होगा, लेकिन ज्यादा पैमाने पर हम जब देखते हैं कि ओबीसी समाज को अधिकार तो चाहिए सर, और उसके साथ साथ वो दो नाव पे मतलब सवार है, उसको अधिकार चाहिए, लेकिन वो अधिपत्य जो है वो नसीब के नाम पे उनको ही मांगने जाएगा, तो ये कैसे हो पाएगा? जी। ये तभी हो पाएगा जब ओबीसी समाज की लीडिंग कास्टों में से यादव कास्ट आती है। और यादव कास्ट के साथ भी ये भी जुड़ा है, जो मनुवादियों ने पहले से जोड़ा है कि आप तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। जी। और जब यादव समाज, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी जैसे सोशल इंजीनियरिंग के लीडर पैदा हुए, मुलायम सिंह जी जैसे पैदा हुए, कांसी राम साहब और मुलायम सिंह जी ने कभी हाथ मिलाया था, जब आवाज लगी थी मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हम चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश से वो प्रयोग फिर से चालू हो कि एससी और ओबीसी के दो नेता एक साथ आके लड़ाई लड़ना शुरू करें। और अब पहले में और अब में ये फर्क आ गया है कि अब ओबीसी समाज की लीडिंग कास्टों में से यादव कास्ट आती है और यादव कास्ट के साथ भी ये तय किया है कि संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से हम आडंबर, पाखंड और जातंकवाद, इन दोनों चीजों का घोर विरोध करते हुए अपने लोगों में जागृति लाने का काम करेंगे, इसीलिए तो हमने उस यात्रा को संवैधानिक तरीके से रोकने का काम किया। ये कौम है कहीं हमारे नहीं सामने नहीं टिक सकती, ना वोट में टिक सकती है, ना सड़क पे टिक सकती है।
कि जब यादव को कथा नहीं बांचने दिया जाता है, वही कथा जिसको जी मैं व्यर्थ मानता हूँ, पढ़ना, बांचना, बोलना, मैं मानता हूँ। मैंने तो उसी समय चुनौती से कहा था कि मेरे यादव भाइयों, जाओ संविधान की कथा पढ़ो, देखते हैं कौन आपकी चोटी काटता है। जाओ जगह जगह जाके संविधान का ज्ञान लोगों को देने का काम करो। तो इस इन कथाओं के चक्कर में जब तक फंसे रहोगे, तब तक आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। तो ये जो दो नाव की सवारी है, दामोदर यादव वही काम कर रहा है कि ओबीसी वर्ग के लोग एक उस नकली नाव को छोड़ के असली नाव की सवारी कर लें और इस देश के शासक बनने का काम करें, अपने एससी और ओबीसी भाई एकता बनाकर के साथ। जी जी। क्योंकि हम जानते हैं सर, जितना हिस्ट्री मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि भारत में अगर शासक कोई समाज रहा है ऐसा अगर हम कहते हैं तो वो ओबीसी समाज रहा है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा अगर आप देखेंगे या फिर पूरे भारत का ब्यौरा ब्यौरा अगर हमारे सामने रखा जाए तो आज वो शासक बनने के लिए जितने प्रयासरत हमें एससी जो संगठन है उनमें से दिख रहा है, उतना ओबीसी समाज पुढ़ाकार या सामने आते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते कि आपकी कमी है? निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं कि ओबीसी के जो लीडरशिप रही है, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास भी किया है, लेकिन वो स्वयं आडंबर और पाखंड से कभी बाहर नहीं निकल पाए। जी अगर मैं जिन भी नेताओं की बात करूं जो ओबीसी वर्ग में बहुत बड़े बड़े लीडर इस देश के अंदर हुए हैं, वो बात तो सोशल जस्टिस की करते रहे, लेकिन सुबह जब पर्चा भरने, चुनाव का भरने जाते थे तो किसी न किसी मनुवादी के पैर छू के आशीर्वाद लेते रहे। तो ये दोहरे जो मापदंड होगा या जो दोहरी सोच होगी या दो तरह के विश्वास होंगे, तो सफलता नहीं मिल पाएगी। मेरा प्रयास ही यही है, मेरी लड़ाई भी यही है कि हमें पहले आडंबर और पाखंड से बाहर निकलना है, तब शासक बनना है। और आडंबर पाखंड से बाहर निकले बगैर हम शासक नहीं बन सकते। तो इसलिए दामोदर यादव का यही प्रयास है कि हमारे भाई जो ओबीसी के हैं और हमारे जो भाई एससी के हैं, उन दोनों के बीच भाईचारा बनाए। और ये भाईचारा तभी बनेगा जब शौचालय और देवालय का आरक्षण बदलने की बात कोई ओबीसी का आदमी करेगा। जी जी बिल्कुल। आपसे बात करके शायद पूरे समाज में एक पॉजिटिविटी आएगी कि दो जगहों पे आरक्षण चेंज करने की जरूरत है। जो एक है टॉयलेट और एक है जहाँ बहुत सारे मतलब मंदिर, जो सीधा सीधा कहे सर। लेकिन हम इतनी बात करते हुए जितना हम देखते हैं कि हमारा राजनीतिक मजबूतीकरण नहीं है। पहले आपने कहा कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आपको लगता है कि अभी एससी और ओबीसी की जो लीडरशिप है ये इतनी मजबूत है कि उनको हवा में उड़ाने के लिए हम मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार हुए लोग हैं? जी मैं मानता हूं कि अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है और बहुत आवश्यक है कि जो लीडरशिप कर रहे हैं उनके उद्देश्य बड़े हों और उनकी नीयत साफ हो। कई बार ये मैंने देखा है कि हमारे जो बहुजनों के लीडर हैं, चाहे वो ओबीसी के रहे हों चाहे एससी के रहे हों, बहुत छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए समझौते किए गए। और जी अगर वो समझौते से बाहर निकल आए, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी हो, अगर वो अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़े होते, तो कब से इस देश के अंदर एससी का व्यक्ति, वो व्यक्ति, ओबीसी का वो व्यक्ति जो कि संविधानवादी होता, मनुवादी नहीं, जो जी संविधानवादी होता, वो इस देश का शासक कब का बन चुका होता। तो मेरा प्रयास ना सिर्फ लोगों को जगाने का है, बल्कि जागे हुए लोगों को एक करने के साथ साथ जो नेतृत्व करता है उनको भी उनकी नीयत साफ रखने का बार बार सलाह देने का भी है। और मैं बराबर कर रहा हूँ। सारे बड़े नेताओं को, जिनको आप जानते हैं, लगभग सभी 80-90% नेताओं से मेरी बातचीत होती है, एससी और ओबीसी के, और एक ही प्रयास रहता है। और मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं खुद एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन अपने लोगों को जागरूक करके अपने लोगों को सदन में भेजें और टेस्ट करके लोगों को भेजें कि सदन में पहुंचने के बाद वो मनुवादियों की भाषा तो नहीं बोलने लगेंगे, वो अम्बेडकरवादी बन के रहेंगे। तो ऐसे जो नेता हैं जो राजनीति तो कर रहे हैं बाबा साहब की जय बोल के,
लेकिन अभी भी उनको नियत में अगर कहीं खोट है तो ऐसे लोगों की पोल भी साथ में हम खोलने का काम कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, या तो भाई आप ईमानदारी से इस मिशन का काम करो, नहीं तो हम जनता के बीच में आपके बारे में ये उजागर करेंगे कि इन व्यक्तियों पे भरोसा मत करो, ये आपका हमारा किसी का भला नहीं कर अगर सकते। जिसमें अभी आप काम कर रहे हो और उन पे भी ऐसी नौबत आई तो सबसे पहले आप ही वो शख्स होंगे जो अपने नेता को उजागर करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा घटनाक्रम कुछ होता है, और देखिए कई चीजें होती हैं, बहुजन की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पे अक्सर आरोप बहुत आसानी जी से जड़ दिए जाते हैं। जी बाबा साहब से लेके कांसीराम साहब से लेके मुलायम सिंह जी से लेके पेरियार साहब से लेके सब पे इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। तो देखना यह होगा कि वो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो नहीं लगाए गए। अगर उनकी नीयत में खोट देखेगी और वो राजनीतिक अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुजन को बेचने का काम करेंगे तो सबसे पहले दामोदर उनके लिए चुनौती बन के खड़ा होगा। जी जी। हमारा आरोप से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज की लीडरशिप पे आरोप लगाना सामान्य बात है। हमारा कहना है कि समाज के हित के लिए अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, उस वक्त में अगर आप अपने नेता को समझाने की कोशिश नहीं करते और दूसरे बहुजन समाज में जितनी भी लीडरशिप है उनको समझाने की बात नहीं करते, तो उस बात के लिए हम क्रांति की आवाज जो यूट्यूब चैनल है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें किसी की निजी जिंदगी से या फिर जानबूझकर उनको बदनाम करने से कोई सरोकार नहीं है, वो दुश्मनों का काम है। जी। जी हम चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे ओबीसी समाज के साथ साथ पूरा बहुजन समाज इस मैसेज को आपके द्वारा सुने, ताकि उनके अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग है वो पूरे भारत में हो। जी, अंत में आपसे संदेश चाहते। जी मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि एक ऐसी क्रांति की जरूरत है जो संविधानवादी सोच के लोग बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक आंदोलन पे जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका समर्थन की आवश्यकता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी है। मैं देख रहा हूं अभी कि जो 10-15 की संख्या में हैं वो ट्रोलर बन के बहुत सारे मेरे बारे में अनर्गल दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि मेरे फेवर में 80% लोग हैं, 90% लोग हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहते। जय भीम लिख के निकल जाते हैं, कोई तार्किक बहस नहीं करते, जबकि संवैधानिक बात वो ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि युग बदल रहा है। आज आप मंचे लगा के लड़ने की बजाय सोशल मीडिया पे कौन किसके बारे में क्या लिख रहा है, इससे भी बहुत सारा नैरेटिव बनता है और सेट होता है। तो मैं अभी अभी आपके माध्यम से सभी संविधानवादियों से, सभी आपके व्यूअर्स से ये अपील करूंगा, ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो वही लड़ाई है, वही संघर्ष है, और ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी ड्यूटी बनती है एक बहुजन समाज में जन्मे होने के कारण। और बाबा साहब ने जो हम पे एहसान किया है उसको उतारने के दिशा में एक कदम है। इसमें आप सब मेरा साथ दें तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप हर तरह से साथ दें, सोशल मीडिया पे साथ दें। मैं महाराष्ट्र भी पहुंचूंगा, महाराष्ट्र जब हमारे साथी हमें बुलाएंगे, मैं बहुत जल्दी दीक्षा भूमि भी जाने वाला हूं, वहां बैठ के कुछ शपथ भी लूंगा और वहां से फिर पूरे देश में निकलूंगा। तो आप सबका जी सहयोग मिलता रहे और समर्थन मिलता रहे, ऐसी मैं अपील आपके माध्यम से सभी व्यूअर से करूंगा। जी। जब हमें जरूरत हो एक दूसरे को साथ सहयोग देने की, तो बहुजन समाज से क्रांति की आवाज ये आह्वान करता है कि जरूरत के वक्त में आप अपना अपना झंडा, अपना अपना डंडा उठाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसे वक्त में एक साथ रहना चाहिए और अपने ताकत का इजहार दुश्मनों के सामने करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारे अंदर फूट डालना चाहता है। और हमारे महापुरुष एकता की बात करते, तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस वक्त में अपने समाज के साथ खड़े रहिए। दामोदर जी के साथ नहीं, समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हजारों लाखों दामोदर जी हम पैदा कर सकते हैं। आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।